हाँ जी मैम, स्टार्ट कर दीजिए। नमस्ते एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास हिंदी साहित्य का गद्य साहित्य जो हम पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में, उसमें आज कई सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एकांकी के बारे में, ठीक है। और आज की क्लास के बारे में और एक और टॉपिक हमने पढ़ा था। हमने 2 टॉपिक पढ़े थे, पिछली क्लास में कवर की थी, और आज की क्लास में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। उसमें है आपका जो आज की क्लास के लिए आत्मकथा, यात्रा साहित्य और संस्मरण, ठीक है। 3 चीज़ें आज कवर होंगी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य और संस्मरण। तो आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले कि आत्मकथा क्या होती है। जैसे कि इस वर्ड से ही लग रहा होगा, इस वर्ड को अगर हम दो अलग अलग डिवाइड करेंगे, आत्म यानी कि स्वयं, अपने बारे में, और कथा यानी कि कहानी, यानी कि मेरी जो कहानी है वो, ठीक है। अपने बारे में आप कोई भी अपनी लाइफ की कुछ भी कोई कहानी शेयर कर रहे हैं किसी से, या फिर अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, आप वो शेयर कर रहे हैं, या वो लिख रहे हैं, कहीं लिख कर किसी को बता रहे हैं, तो वो आत्मकथा के अंतर्गत आता है। तो आत्मकथा के अंतर्गत स्वानुभूति, यानी आपने जो भी एक्सपीरियंस किया लाइफ में, उसको लिखना होता है, ठीक है। आप उसे पाठकों के सामने लिखकर पेश करते हैं। उसमें सारी चीजें होती हैं, ये नहीं कि सिर्फ आपकी अच्छाई ही लिखी जाएंगी, उसमें आपकी बुराई क्या है आपके कैरेक्टर में, वो भी उसमें होता है। तो यानी आपकी लाइफ के जो भी इंसिडेंट्स है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, आप कब अच्छे थे किसी के साथ, आपने या किसी के साथ कुछ बुरा किया, सारी चीजें आत्मकथा के अंतर्गत लिखी जाती हैं। आत्मकथा में ज्यादातर आत्मकथा में कुछ भी छिपाया नहीं जाता। यदि आप अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं तो आपको उसमें सभी तरीके की चीजें, यानी कि अपना जीवन, आपके आसपास का जो वातावरण है वो, चाहे घरेलू घटनाएं हो, चाहे घर के बाहर आपके साथ कुछ हुआ हो, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कई लोग अपनी आत्मकथाओं में शेयर करते हैं। हिंदी आत्मकथा कब से शुरू हुई, कौन कौन से बड़े राइटर्स थे जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी, और इसका विकास किस तरह से हुआ, अब हम ये जानेंगे। आरंभिक आधुनिक युग में, यानी कि जब हिंदी की शुरुआत हुई, हिंदी पहले ब्रजभाषा थी, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। गद्य का जब फर्स्ट क्लास हुई थी तब मैंने समझाया था आपको कि कैसे ब्रजभाषा का ज्यादा प्रचलन था, कविताओं में ज्यादा बातें होती थी, जो भी हमारा लिटरेचर है, जो भी साहित्य है, वो ज्यादातर ब्रजभाषा में लिखा जा रहा था, हिंदी भाषा नहीं थी। तो जब हिंदी भाषा डेवलप हो गई अच्छी तरीके से, द्विवेदी युग में उसे परिमार्जित कर दिया गया, यानी कि उसको बहुत शुद्ध कर दिया गया कि हाँ चलो भाषा ऐसी होनी चाहिए, और सारे राइटर्स ने स्वीकार कर लिया, हाँ हम हिंदी में कोई भी रचना करेंगे, कोई भी कहानी लिखेंगे तो इसी तरीके से लिखनी चाहिए। उसमें कोई हम अपने कुछ स्टेट्स के वर्ड्स या गाँव के वर्ड्स उसमें नहीं लाएंगे, हम हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। तो फिर हिंदी इसी फिर धीरे धीरे उपन्यास आया, कहानी आई, फिर आत्मकथा की भी उसी युग में फिर शुरुआत हुई। तो हिंदी की जो एक पहली आत्मकथा मानी जाती है हिंदी भाषा में, वो है बनारसी दास जैन की आत्मकथा अर्धकथा, ठीक है। बनारसी दास जैन जी हुए, उन्होंने अपनी आत्मकथा, वैसे माना जाता है कि उन्होंने आत्मकथा अपनी किसी से लिखवाई थी, खुद नहीं लिखी थी। वो बैठे रहते थे, राइटर रख लिया, पॉइंट कर लिया है, तो वो अपनी कहानी बोलते जाते थे लाइफ की, और वो राइटर उसको लिखता जाता था, ठीक है। तो 1641 में उन्होंने पहली जो हिंदी की आत्मकथा है वो आई। उसके बाद जब भारतेंदु युग आता है, तो भारतेंदु जी, आप देखोगे कि कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे निबंध हो, कोई सी भी गद्य की कोई भी विधा आप पढ़ोगे, भारतेंदु जी ने हर विधा में लिखा है। उन्होंने कविताएं भी लिखी, उन्होंने उपन्यास भी, नाटक भी, कहानी भी, आत्मकथा भी, मतलब कोई फील्ड उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो भारतेंदु जी ने यहाँ पर भी आत्मकथा के फील्ड में भी कुछ लिखा। तो उनकी आत्मकथा का नाम है एक कहानी, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, ठीक है। ये उन्होंने लिखी थी। तो बहुत उसमें मतलब थोड़ा ही लिख पाए थे, पूरी नहीं लिख पाए वो इसे, उसमें तो बहुत शॉर्ट में, और लिखी भी बहुत शॉर्ट में थी उन्होंने, ठीक है। तो पूरी तरह आत्मकथा नहीं माना जाता, लेकिन गिना जाता है कि हाँ भारतेंदु ने आत्मकथा लिखी थी। फिर है सुधाकर द्विवेदी जी, इन्होंने राम कहानी लिखी, और अंबिका दत्त व्यास उस टाइम के बड़े राइटर थे, उन्होंने लिखा निज वृत्तांत,
तो ये कह सकते हैं कि मतलब ये स्टार्टिंग की आत्मकथाएं थी, तो जैसे वेस्टर्न में यानी कि पश्चिमी देशों में जैसे आत्मकथा कहा जाता है, ठीक है, जो डेफिनेशन एक आत्मकथा की होती है कि खुद की कथा और उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है, वो अभी इनमें कह सकते हो कि बहुत ही प्री स्टेज पर थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसका विकास नहीं हुआ था, ठीक है। अब जैसे व्यास जी ने 56 पेज में लिख दी अपनी आत्मकथा, पॉसिबल ही नहीं है भाई, कोई बंदा 50 साल जिया है, ठीक है तो क्या लाइफ में सिर्फ 50 इंसिडेंट्स हुए होंगे उसके? बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में, ठीक है, तो इसको एक एक्सपेरिमेंट मान सकते हैं, लेकिन ये इन्हें पूरी तरीके से आत्मकथा नहीं कहा जा सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की आत्मकथा है 1875 में। ये बहुत बड़े सन्यासी भी हुए, इन्होंने भी अपनी आत्मकथा लिखी। फिर भाई परमानंद जी हुए, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। तो ये ऐसे लोग थे जो प्रचारक थे या समाज सुधारक थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोई एक दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की थी, याद है किसी को? शायद ब्रह्म समाज के, आर्य, सॉरी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज, अब आर्य समाज है तो उसका प्रचार भी करना है उनको, ठीक है, कोई समाज बनाता है, कोई संस्था बनाता है, तो उसकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भी मेरे पास आए, मेरी संस्था से जुड़े, मेरे मेंबर्स ज्यादा हो जाएं। तो इसी तरीके से जब आर्य समाज की उन्होंने स्थापना करी, तो उनका था कि लोग हमारे विचार पढ़ें कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं सोसाइटी से, हमारी थॉट्स क्या है, सोसाइटी से जाने, और अगर हमारी थॉट्स अच्छी लगती हैं तो सोसाइटी हमारी थॉट से जुड़ जाए, ठीक है। और इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी दयानंद सरस्वती ने, सत्यार्थ प्रकाश, किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। मुझे लगता है लाइफ में आपको भी एक बार ये किताब पढ़नी चाहिए, मैंने पढ़ी है, 2 बार पढ़ी। तो उसमें जैसे हमें कई चीजें हैं जो हमें अपने हिंदू धर्म के बारे में नहीं पता है, ठीक है, हम कई चीजों में कंफ्यूज रहते हैं, या फिर कोई हमें बोल देता है अरे गाय को तो माता मानते हो, गाय तो ऐसे सड़क पे घूमती है, बुरा लगता है। तो उसमें कुछ आंसर्स ऐसे हैं जो हमारे खुद के मन में आते हैं, और उसके आंसर देने वाला शायद हमारे घर में कोई नहीं है, या फिर किसी को नॉलेज नहीं है, और हमारे पास ऐसा कोई नहीं है हमारे आसपास जो उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाए, जो हमारे धर्म से रिलेवेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि कई चीजें हम कहते हैं, अच्छा भगवान कहते हो कि सब जगह है, तो ऐसे तो यहाँ तो हमारे घर में क्या ये अलमारी बनी है, तो क्या इसमें भी भगवान रहते हैं? कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे, और या फिर दूसरे धर्मों से हिंदू धर्म कैसे अलग है, तो इस तरह की जो क्वेश्चंस आपके माइंड में घूमते रहते हैं, उनके आंसर सत्यार्थ प्रकाश में आपको मिल जाएंगे, पढ़नी चाहिए एक बार, ऑनलाइन भी शायद मिल जाए, तो पढ़ने के लिए तो ऑनलाइन भी पढ़ लीजिएगा उसे, बहुत अच्छी किताब है। फिर श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, ये लोग वही मैंने बताया कि प्रचारक थे, और इन्होंने अपनी आत्मकथाएं, अपने संघर्ष लिखे कि सोसाइटी में उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ा। स्वतंत्रता पूर्व का युग, ठीक है। अब वो जो आत्मकथाएं हैं, पहले ये तो ही पहले लिखी गई, शॉर्ट में लिखी गई, फिर लिखी तो प्रचार, धर्म के प्रचारकों ने लिखी, कि या फिर किसी समाज के कोई संगठन था उसके प्रचारकों ने लिखी। अब क्या हुआ, जो राइटर्स थे अच्छे अच्छे, ठीक है, जो कहानियां लिखते थे या जो न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स लिखते थे, अच्छे अच्छे जो राइटर्स थे, उन्होंने लिखना शुरू किया। उनकी राइटिंग्स में और प्रचारकों की राइटिंग्स में डिफरेंस था। इन्होंने उस तरीके से लिखा कि हाँ आत्मकथा किसे कहते हैं, उसी फॉर्मेट में लिखा आत्मकथा को। तो एक पत्रिका निकलती थी, ठीक है, मैगजीन, एक मैगजीन थी जिसका नाम है हंस। तो उस मैगजीन ने क्या शुरू किया कि भाई हम अपनी मैगजीन तो निकालेंगे, तो हम एक स्पेशल एडिशन निकालेंगे, ठीक है। स्पेशल एडिशन यानी कि, तो उसको बोलते हैं अंक, हिंदी में बोला जाता है स्पेशल अंक, ठीक है, विशेष अंक। तो स्पेशल एडिशन निकाला, उस स्पेशल एडिशन का नाम था आत्मकथानक, आत्मकथानांक, ठीक है, आत्मकथा का अंक, ठीक है, ये स्पेशल उन्होंने एक एडिशन निकाला। इस एडिशन में क्या चीजें थी, 1932 से प्रकाशित होना शुरू किया। इसमें जयशंकर प्रसाद, वैद्य हरिदास, विनोद शंकर व्यास, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, ठीक है, गोपाल राम गहमरी, सुदर्शन से पूजन सहाय, ठीक है, श्री राम शर्मा,
इन लोगों ने लिखा। ठीक है, उस समय हंस के जो संपादक थे वो प्रेमचंद हुआ करते थे। तो उन्होंने इनके, तो जब आत्मकथाएं, अब ये अगर आप किसी मैगजीन में दे रहे हो तो वो मैगजीन में भी तो 2-4 पेज का ही दोगे, इकट्ठे तो दे नहीं सकते। तो ये एक सीक्वेंस में आती थी कि हाँ, हर वेडनेसडे को ऐसे छपेगा, मतलब कुछ सेशन लिया उन्होंने, पूरी आत्मकथा नहीं छापी, जैसे जयशंकर प्रसाद की कोई आत्मकथा है, ठीक है, तो उन्होंने पूरी वो बुक उनकी नहीं छापी पत्रिका में, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं थी। उन्होंने कुछ एक खास जो उसमें अंश लिया, उसमें से थोड़ा सा मैटर लिया कि हाँ, ये पढ़ के जो हमारे जो पाठक हैं वो इंटरेस्ट लेंगे इसमें और पूरी किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से उसने एक तरह से मार्केटिंग की उस पत्रिका ने, सब आत्मकथाओं की, अच्छे राइटर्स की आत्मकथाओं की। जैसे और आत्मकथाओं के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, गांधी जी ने भी आत्मकथा लिखी थी अपनी, ठीक है। हिटलर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो ये बहुत जो बड़े बड़े लोग होते थे, ये लोग अपनी आत्मकथा लिखा करते थे, ठीक है। तो आप भी बड़े बनोगे ना, आप भी आत्मकथा लिख लेना, अभी शुरू कर दो लिखना, ठीक है। तो इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण आत्मकथा जो मानी जाती है 1941 में आई, वो थी श्याम सुंदर दास जी की आत्मकथा मेरी कहानी। श्याम सुंदर दास जी बहुत बड़े साहित्यकार थे, तो उन्होंने सारी इनकी आत्मकथा में सारी क्वालिटीज मिलती हैं, इसलिए इनकी जो आत्मकथा है उसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी समय पर बाबू गुलाब राय जी ने लिखी अपनी आत्मकथा मेरी असफलताएं। बहुत ही इनका जो लेखन की जो शैली थी, इसमें उन्होंने बहुत ही अपने जीवन की असफलताओं का चित्रण किया था। फिर राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथाई मेरी जीवन यात्रा, इसका फर्स्ट भाग प्रकाशित हुआ, फिर बाद में दूसरा भाग प्रकाशित हुआ। उनके मरने के बाद वो लिख ही रहे थे तो थोड़ा बहुत रह गया, फिर डेथ हो गई तो किसी और ने उसे कंप्लीट करा और फिर उसका थर्ड पार्ट जो है वो पब्लिश हुआ। तो इनकी जो शैली थी लिखने की वो वर्णनात्मक थी। अब इसमें डिफरेंस देखिएगा, श्याम सुंदर दास ने जो आत्मकथा लिखी, उन्होंने इसमें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कम लिखा, और बल्कि जो उनका जहाँ वो रहते थे, वो काशी में रहते थे, तो उनका वहाँ पर सामाजिक दायरा कैसा था, वहाँ का इतिहास क्या था, वहाँ पे उनकी वो जो भी एक्टिविटीज करते थे, उसके बारे में, अपनी आत्मकथा के बारे में, वो उन चीजों को अपनी आत्मकथा में स्थान दिया। बाबू गुलाब राय ने जब आत्मकथा लिखी, उन्होंने क्या लिखा, उनकी आत्मकथा का शीर्षक ही है मेरी असफलताएं। तो उन्होंने अपने जीवन में जो इन चीजों में वो असफल हुए, उन चीजों के बारे में लिखा, लेकिन बहुत अच्छी शैली में लिखा कि बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। अब जो ये राहुल सांस्कृत्यायन थे, जब उन्होंने अपनी लिखी आत्मकथा, तो उन्होंने इतने विस्तार में लिखी, यानी कि उन्होंने, लगता था कि मतलब उनके जीवन में बहुत स्ट्रगल वाले ये राइटर माने जाते हैं। इनके बारे में इतना भी प्रसिद्ध है कि ये हिंदी कंटेंट ढूंढ रहे थे कि जो भारतीयों ने जो साहित्य लिखा था वो युद्धों के टाइम पे इधर उधर अदर कंट्रीज में चला गया, तो वो तिब्बत गए थे, ठीक है। वो तिब्बत गए, तिब्बत जाके वहाँ पे बौद्ध भिक्षु बन गए, ठीक है। बौद्ध भिक्षु बन गए, वहाँ के मठ में रहने लगे, और फिर वहाँ की लाइब्रेरी से हिंदी की बुक्स चुरा कर लेकर आए कि ये इंडिया की बुक्स है, हमें इस पर रिसर्च करनी है, हमें ये चाहिए, ये हमारा इतिहास है, हमारी चीज़ है, वो वहाँ से चुरा कर इसे ले आए। तो उनका मतलब इतना उनका कह सकते हैं कि साहस था उनके अंदर कि दूसरी कंट्रीज में जाके ये सारी चीज़ें उन्होंने की। तो उनकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग रही, इसलिए शायद उनकी आत्मकथा भी इतनी ज़्यादा फैली रही कि उसके 3 पार्ट्स आ गए, ठीक है। हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी अपनी आत्मकथा लिखी। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, आप नाम जानते होंगे। फिर जब स्वतंत्रता के लिए, तो वे स्वतंत्रता से पहले जिनकी आत्मकथाएं आई। फिर है स्वतंत्रता के बाद किन किन लोगों ने अपनी अच्छी आत्मकथाएं लिखी, जिन्हें आत्मकथा की श्रेणी में रखा जाता है। 1948 में, 47 तक स्वतंत्रता युग, 47 के बाद सन 1948 में योगी हरि जी की आत्मकथा आई मेरा जीवन प्रवाह। यशपाल का भी आया आत्मकथा, उसके भी 3 पार्ट आए, ठीक है। सिंहावलोकन नाम से 3 पार्ट्स आए उसके, ठीक है।
फिर उसके बाद शांति प्रिय द्विवेदी जी ने लिखी परिव्राजक की प्रजा। इसमें 41 वर्ष की कहानी लिखी है इन्होंने अपनी, 41 ईयर्स की। ठीक है। और जो फेमस फेमस के नाम बता रही हूँ वही वही नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना अगर आपके पास ये बुक है। ये एसएल की बुक है। सन 1960 में पंडित पांडे बेचैन शर्मा उग्र की आत्मकथा आई अपनी खबर। ठीक है। तो ये सारी जो आत्मकथाएं थी बहुत फेमस थी, और ये भी बहुत फेमस है, एग्जाम्स में भी आती है, कई बार आती है कंपटीशन के एग्जाम्स में। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं, ये अमिताभ बच्चन के फादर हैं। ठीक है। तो हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने आत्मकथाएं लिखी, क्या भूलूं क्या याद करूं, मीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक। तो इन्होंने 4 पार्ट लिखे अपनी आत्मकथाओं के। इनकी 2 बार शादी हुई थी हरिवंश राय बच्चन की। तो उनको वही कहते हैं ना, जैसे ब्रेकअप होता है तो यार क्या हालत हो जाती है, ये हो गया मेरी लाइफ में आया है एक ठीक है, इंसान टूट जाता है। तो उस चीज को भी उन्होंने अपनी कविताओं में, अपने उसमें लिखा। तो इनकी वाइफ, फर्स्ट वाइफ इनकी डेथ हो जाती है किसी वजह से, तो उनको लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे। ठीक है। तो उनके बारे में अपनी आत्मकथाओं में काफी लिखा। फिर बाद में उन्होंने दूसरी शादी की। तो इस तरीके से बहुत विस्तार से हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा लिखी। इसके बाद भी वृंदावन लाल शर्मा जी ने अपनी आत्मकथा लिखी, देवराज उपाध्याय शिव पूजन सहाय। ठीक है, मेरा जीवन। और भीष्म साहनी की आत्मकथा आज के अतीत। भीष्म साहनी ने ज्यादातर विभाजन की ऊपर ज्यादा लिखते थे, तो इनकी जो आत्मकथा है उसमें विभाजन की कथा का भी चित्रण मिलता है। अब उसके बाद जो है बारी आती है दलित आत्मकथाओं की। ये तो आत्मकथाएं लिखी जा रही थी, एक इसमें डिवीजन बनी, दलित आत्मकथा। 2 डिवीजन बनी, दलित आत्मकथा और महिला आत्मकथा। तो दलित आत्मकथाओं में वे लोग जो दलित जाति के थे और समाज ने उनके साथ किस तरह व्यवहार किया, क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखे, किस तरीके से लोग व्यवहार करते थे, उन्होंने अपनी आत्मकथाओं में दिखाया। और आप पढ़ोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि सोसाइटी उनके साथ कैसा बिहेवियर करती थी। ठीक है। आप लोग अगर शहरों में रह रहे हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे उन चीजों को पढ़ के कि ऐसा भी हो सकता है क्या, हम इंसान होके दूसरे इंसान के साथ क्या ऐसा बिहेवियर कर सकते हैं। आप बस पढ़िएगा, कभी आपको मौका मिले कोई भी दलित आत्मकथा। यहाँ पर 3 का ही नाम दिया गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन, मोहनदास मिश्रा की आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे, और कौशल्या बसंती की आत्मकथा है दौरा अभिशाप। ठीक है। इसमें बहुत ही रियलिस्टिक जो उन्होंने अपनी लाइफ में झेली चीजें वो उन्होंने अपनी आत्मकथाओं में दिखाई हैं। महिला आत्मकथाओं में 2-3 नाम इसमें दिए हैं, जैसे मैत्री पुष्पा है और प्रभा खेतान है। ठीक है, इनके नाम दिए गए हैं यहाँ पे। और एक है रमणिका गुप्ता, उनकी आत्मकथा है आप उधरी। ठीक है। तो आप ये 3 नाम हैं, इनकी आत्मकथाओं के नाम देखकर वो भी याद कर सकते हैं। तो सबके नाम देने हैं, सबके क्या जो मैंने खास खास आपको अंडरलाइन कराया या आपको बताए, सिर्फ उनके ही, बहुत सारे लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटा था वैसे भी ये। आज जब उपन्यास और कहानी हम पढ़ रहे थे तो बहुत ज्यादा ब्रॉड था। मैं बता ही देती हूँ महिला कथाकारों के नाम आपको। वेट करिए। क्या विशेषताएं होती हैं ये भी आपको मैं बताऊंगी, लेकिन इस क्लास में नहीं। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी तो आप ज़्यादा डीपली इसको समझ पाएंगे। 2 टॉपिक और कवर करने हैं तो हमारे पास आज पूरा टाइम नहीं है कि हम इस चीज़ को पूरा पूरा पढ़ सकें।
महिला आत्मकथा थी, ठीक है। महिला आत्मकथा में जो पहली महिला आत्मकथा मानी जाती है वो जानकी देवी बजाज की है, मेरी जीवन यात्रा, ठीक है। फिर आई पुष्पा भारती की आत्मचरित्र, फिर अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट, ठीक है। तो ये शुरुआत के कुछ नाम हैं। महादेवी वर्मा ने भी आत्मकथा लिखी है, आत्मिका, ठीक है। और नाम बताए थे वो नाम इसमें यहाँ पर भी अच्छी तरीके से, तो वो उन नामों को आप ढूंढ लीजिएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि ये मैत्रेयी पुष्पा और प्रभा खेतान, इनकी जो रचनाएं हैं उनके नाम आप इसमें जोड़ लीजिएगा। अब आ जाते हैं इसमें से, अगर किसी को कुछ और चीज पूछनी है आत्मकथा में से तो आप पूछ लीजिएगा। किसी को पूछना है आत्मकथा साहित्य, जो मैंने अभी टॉपिक आपको कंप्लीट करवाया है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना। आत्मकथा यात्रा संस्मरण या फिर यात्रा वृतांत और रिपोर्टाज, हमें 3 टॉपिक आज कवर करने हैं अपने। आत्मकथा से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना किसी को। साहिल पूछ रहे हैं मैम ये चैप्टर तो 10 ईयर में नहीं है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो थोड़ा सा ना मैं आपके साथ आज शेयर करूं, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ आपके सिलेबस को लेकर। वो इसलिए क्योंकि असल में जो डेस्कटॉप पे हम जाते हैं वहाँ पे साइट पर, तो वहाँ जो सिलेबस दिया गया है और जो असल की आपकी बुक दी गई है, इसमें जो आपका सिलेबस दिया गया है उससे जो मुझे टाइम टेबल दिया गया है पढ़ाने का वो बहुत अलग है। मतलब आपका सिलेबस काफी अलग है और ये जो मुझे पढ़ाने के लिए दिया गया है ये अलग है। उसमें क्या है कि आपको उसमें कुछ कहानियां भी दी गई हैं, जैसे नमक का दरोगा है, और नाटक भी उसमें दिए गए हैं, 2 अंधेर नगरी, ठीक है। निबंध 3 निबंध भी उसमें दिए गए हैं आपके उसमें सिलेबस में, और बुक में भी ये मेंशन है। लेकिन जैसे मैं दिखाऊं यहाँ पर आपको, देखिए ये आपका सिलेबस है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, आपका सिलेबस सेम टू सेम एसएल की वेबसाइट पर भी अपडेटेड है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने चेक किया है अच्छे से। तो आपका हिंदी बी का जो सिलेबस है वो यही है। बीकॉम हिंदी बी, ठीक है। हिंदी गद्य उद्भव और विकास हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है, आत्मकथा, आत्मकथा यात्रा साहित्य और रिपोर्टाज। रिपोर्टाज तो इसमें दिया ही नहीं है, बट मुझे टाइम टेबल में ये पढ़ाने के लिए मिला है। ये जो यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 है, ये आपको खुद से करना है, क्योंकि ये तो एक कहानी के रूप में है और मुझे लगता है आप समझ लेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, जैसे अब मैं आपको आत्मकथा पढ़ा रही हूँ, सॉरी आत्मकथा तो खैर है नहीं, कहानी जैसे मैंने आपको पढ़ाई थी कि हिंदी कहानी का विकास किस तरह हुआ, कौन कौन सी कहानियां हुआ करती थी, यथार्थवादी थी, मनोवैज्ञानिक थी, है ना, आजादी के बाद जो आई थी, प्रेमचंद युग में किस तरह की कहानी थी। तो जब आप जैसे नमक का दरोगा के बारे में, कहानी के बारे में कुछ आएगा ना, तो आपको उसमें देना पड़ेगा कौन सी युग की कहानी है, टाइम पीरियड क्या था इसका, प्रेमचंद किस टाइप के राइटर थे, आपको राइटर के बारे में भी लिखना होगा अच्छे से, ठीक है। तो मुझे ये यूनिट्स नहीं दी गई हैं, मुझे सिर्फ फर्स्ट यूनिट में से ही एक एक टॉपिक को अलग अलग बना के मुझे टाइम टेबल मिला है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ।
आत्मकथा से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? मैंने स्क्रीन पूरी जूम की हुई है, छोटी तो नहीं है स्क्रीन। आप लोगों को क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है? चलिए मैं ट्राई करती हूँ मैं इसे और बड़ा कर सकूं। आई थिंक अब दिख रहा होगा। मुझे पहले क्लियर बताइए, आप लोगों को दिख रहा है क्लियर? अच्छा, सिलेबस देखना है। ओके ओके, सिलेबस स्क्रीन, हाँ ये स्क्रीन छोटी थी, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। ये था, ठीक है, सिलेबस स्क्रीन छोटी थी, सही कहा आप लोगों ने। ये है आप लोगों का सिलेबस, ठीक है, ये सिलेबस है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, टाइम कम है। यात्रा साहित्य, अब हम यात्रा साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं। यात्रा साहित्य का जो विकास है अभी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा डेवलप तरीके से हिंदी साहित्य में नहीं है। हाँ, कई लोगों ने लिखा है, लेकिन कह सकते हैं ये अभी अपनी फर्स्ट स्टेज में ही है, बहुत ज़्यादा ये नहीं विकसित हुआ है। हाँ, जैसे आप ब्लॉगिंग देखते हैं ना, आप ट्रैवल ब्लॉग कई कई लोग बनाते हैं, ब्लॉग भी बनाते हैं अपने ट्रैवलिंग के। यूट्यूब पे भी आप कई सारे देखते होंगे, कई सारे आपको आर्टिकल्स भी मिल जाते हैं कि हाँ भाई अब हमें सिटी में घूमना है तो कौन कौन सी घूमने की जगह है, ठीक है, दिल्ली के आसपास कौन सी जगह है जहाँ हम घूमने जा सकते हैं, जैसे जयपुर हुआ या फिर कोई और जगह हुई। तो क्या हम पहले हमें जानकारी होगी तभी तो जाओगे, या फिर आप खुद किसी नई जगह पे गए जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, कैसे बताओगे लोगों को उसके बारे में? स्टेटस अपडेट करते हो, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो उस पर डालोगे वीडियोस, है ना, ब्लॉग लिखते हो तो ब्लॉग पे लिख के डालोगे। तो पहले तो ये सब था नहीं, क्या होता था, उसको लिखते थे उस स्टोरी को। हम वहां गए, हमने वहां पे ऐसे नदी देखी, नदी के आसपास कितना सुंदर दृश्य था, नदी का कलर का पानी कितना साफ और सफेद था कि हम उसमें कि उसमें नीचे के पत्थर भी मतलब विजिबल हो रहे थे। बहुत साफ सुथरी और शांत जगह थी, हमने प्रकृति को पास से नजदीक से महसूस किया। या फिर हम काशी गए, काशी में बहुत भीड़ थी, ठीक है, बहुत धक्का मुक्की हो रही थी, कुंभ का मेला लगा हुआ था, ऐसा होता वैसा होता है, तो ये यात्रा साहित्य है, ठीक है। पहले ये ऐसे में भी कई बार आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम में लिखा होगा कि आप कहीं पर भी पिकनिक गए थे या कहीं पर गए थे तो उसका आप लिख कर दो, मतलब टीचर लिखवाती हैं, लिखा होगा मुझे लगता है आप लोगों ने भी। तो यात्रा साहित्य लिखने का इसका उद्देश्य क्या होता है? यात्रा साहित्य, भाई यात्रा करना मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है, यानी कि एक इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। आप एक जगह टिककर नहीं रह सकते, आपको जाना चाहिए। और जो लोग, मैं कहती हूँ जो लोग नहीं घूमते उनको घूमना चाहिए, बहुत नॉलेज आती है, ठीक है, बहुत नॉलेज आती है। इसलिए साल में एक बार जरूर, चाहे दोस्तों के साथ हो चाहे फैमिली के साथ हो, बाहर जरूर जाना चाहिए। इंसान भी देखिए, पहले हम जब कहते थे ना खाना बदोश, शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है, जब इंसान के पास घर नहीं था, हम आदि मानव थे, तो तब भी क्या करते थे, घर में थोड़े घर थोड़ी बना के रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्या होते थे, गुफा में रहते थे, घर तो बनाना आता नहीं था जब आदि मानव थे, तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, तो तब से क्वालिटीज हमारे अंदर है। ठीक है, तो यात्रा इसलिए सभी को करनी चाहिए, और ये नहीं कि अब तो बल्कि ज्यादा साधन है तो जरूर करनी चाहिए सभी को। तो यात्रा साहित्य लिखने का उद्देश्य क्या होता है लेखक का? वो अपनी यात्रा के अनुभवों को पाठक के साथ बांटता है और पाठकों को भी उन स्थानों की यात्रा के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, और वहाँ उन स्थानों की प्राकृतिक विशिष्टता के बारे में बताता है। जैसे मैंने कहा कि आपने कोई नदी देखी, कुछ पहाड़ देखा, उसका आपने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, सामाजिक संरचना कैसी है, वहाँ की सोसाइटी कैसी है उसके बारे में बताएगा, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ का कल्चर क्या है, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री में चले गए तो आपको हर चीज अजीब लगेगी ना, वो लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है, कैसे कपड़े पहनते हैं,
तो आपको जो भी चीज़ आपको यूनिक सी या अलग सी लगती है, आप उसके बारे में, यात्रा साहित्य के बारे में जो राइटर है वो लिखता है, और अपनी उसके बारे में जो उसकी सोच है वो भी लिखता है। ठीक है, यात्रा साहित्य में इन सारी चीज़ों से की डिटेलिंग से आप जैसे अब आप कहीं नहीं कुछ लोग हैं नहीं जा सकते घूमने, तो आप किसी का कोई यात्रा साहित्य पढ़िए या यूट्यूब पे वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा देख के, है ना। देख के, या फिर पहले यूट्यूब नहीं था या फिर ऐसी चीजें नहीं थी, तो लोग पढ़ के आनंद लेते थे। तो जब इसका आरंभ हुआ हिंदी साहित्य में, जब यात्रा साहित्य का यात्रा वृतांत का जो आरंभ हुआ वो भारतेंदु युग से ही हुआ। भारतेंदु बहुत घूमने वाले थे, तो उनकी जो पत्रिका निकलती थी अलग अलग जगह से, उनमें उन्होंने लिखा। जैसे जहाँ जहाँ वो गए, हरिद्वार गए, हरिद्वार पे लिख दिया, लखनऊ गए, लखनऊ भी लिख दिया, जबलपुर, सरयू पार की यात्रा, वैद्यनाथ की यात्रा, जनकपुर की यात्रा, ये भारतेंदु ने लिखा इतना सारा। तो इन यात्रा वृतांतों की जो भाषा है बहुत ही व्यंग्यपूर्ण थी और बहुत रोचक शैली में लिखी थी, यानी कि हर जगह की जो भी खासियत थी या फिर जो चीज़ उन्हें अजीब लगी, उन्होंने सारी जो कहानी अपनी यात्रा वृतांत में कही। फिर है दामोदर शास्त्री की मेरी पूर्व यात्रा, देवी प्रसाद खत्री की रामेश्वरम यात्रा। तो ये यात्रा, तो ये यात्रा वृतांत थे बहुत स्टार्टिंग पॉइंट के थे, तो बहुत इम्पोर्टेंस इनको नहीं मिली उस टाइम पर। जो इम्पोर्टेंस मिली वो थी बाबू शिव प्रसाद गुप्त की यात्रा वृतांत पृथ्वी प्रदक्षिणा, लगता है ज्यादा घूमे थे शायद इसलिए ये बहुत फेमस है। स्वामी सत्यव्रत परिव्राजक की मेरी कैलाश यात्रा और मेरी जर्मनी यात्रा, ये जरूर लिखनी है, इसे याद कर लेना, ठीक है। फिर है कन्हैया लाल मिश्र की हमारी जापान यात्रा, और राम नारायण मिश्र की यूरोप यात्रा के 6 मास, ये इम्पोर्टेंट है। फिर स्वतंत्रता पूर्व, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आज तक एक चीज नोटिस करिए आपने, जब हम आपको कथा पढ़ रहे थे और जब हम ये यात्रा वृतांत पढ़ रहे हैं, इसमें किसी राइटर के नाम पे युग का नाम नहीं आया, यानी कि किसी ने आज तक कभी इतनी अच्छी आत्मकथा हिंदी में लिखी ही नहीं है कि उसके नाम पे उस एरा का नाम, यानी कि उस युग का नाम रखा जाए। तो ऐसे ही चल रहा है अभी, किसने बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी में नहीं लिखा है यात्रा वृतांत खासकर। राहुल सांस्कृतायन का नाम जैसे मैंने लिया था अभी आत्मकथा में भी, तो ये तो बहुत ही घुमक्कड़ थे, इनको बहुत घुमक्कड़ बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी लिखी थी, तिब्बत यात्रा, लद्दाख में मेरी यात्रा, किन्नर देश में, रूस में 25 मास, तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने, जापान, ईरान, एशिया के दुर्गम खंडों में, ये सारी उन्होंने अपनी लिखी थी यात्रा वृतांत, ठीक है। तो इन्होंने बहुत साहित्यिक तरीके से भी लिखा था, और इन्होंने किताब लिखी 1948 में, घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र उन्होंने लिखी। तो इसको लिखने का क्या उनका मकसद था, शास्त्र क्यों इसका नाम रखा, यानी कि अगर आपको कहीं घूमना है, घूमने की कला कैसे सीखी जा सकती, सिखाई उसने, हाउ कैन यू बिकम टू ट्रैवल एवरीवेयर, हाउ टू यू बिकम अ गुड ट्रैवलर, ये इस किताब को लिखने का उनका मकसद था। अब इंग्लिश में तो मिल जाएगी कि हाउ टू बिकम अ गुड ट्रैवलर, लेकिन हिंदी में जब नाम ऐसा है तो फिर शायद ही लोग ढूंढ पाएंगे इसको, ठीक है। लेकिन अच्छी किताब है, बहुत बड़े राइटर थे। फिर स्वतंत्रता के बाद नाम जो यात्रा वृतांत में ले जाता है वो है अज्ञेय का, ठीक है। अज्ञेय ने 2 यात्रा वृतांत लिखे, अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, ये उन्होंने 2 लिखे। अरे यायावर रहेगा याद में तो भारत भ्रमण की उन्होंने लिखा, और एक बूंद सहसा उछली में उनकी विदेश यात्रा के बारे में है, ठीक है। अरे यायावर रहेगा याद इंडियन, एक बूंद सहसा उछली जो भी उन्होंने फॉरेन कंट्री में जो भी ट्रैवल किया उसके बारे में था। तो उन्होंने क्या डिफरेंस किया कि इनको इतना स्पेशल माना जा रहा है, इनकी जो भाषा थी वो बहुत अच्छी थी उन यात्रा को कहने की। मैंने इनमें से एक पढ़ी हुई है, एक बूंद सहसा उछली, ये किताब मैंने पढ़ी, इसमें आप सचमुच देखेंगे और राइटर से बहुत ही अलग तरीके की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, और आपको पढ़ के इंटरेस्ट भी आएगा उस चीज को,
ठीक है। फिर इसके बाद आज़ादी के बाद हिंदी साहित्य में बहुत सारे और लोगों ने लिखा, रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा, यशपाल ने भी लिखा, ठीक है। ये सारे इम्पोर्टेंट ये है, सिर्फ 4-5 राइटर हैं। फिर जो और इम्पोर्टेंट आते हैं 64 के बाद, ये था दक्षिण भारत के बारे में उनका, कि उन्होंने वहाँ क्या देखा, क्या उनका नजरिया था। निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत थे चीड़ों पर चांदनी। ये यूरोप गए थे, यूरोप में उन्होंने सारी कंट्रीज ट्रैवल की, वहाँ जॉब भी था और इसलिए वहाँ के बारे में उन्होंने लिखा, वहाँ के कल्चर के बारे में भी अच्छा लिखा। तो ये राइटर्स यात्रा वृत्तांत क्यों लिख पाए? कोई भी अच्छा राइटर कौन होता है? कोई भी अच्छा राइटर तब बनता है जब वो जीवन को समीप से देखता है। यानी कि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो किसी का इमोशनल लेवल पे किसी के साथ कुछ हुआ हो, चाहे और भी किसी अदर लेवल पे हुआ हो, राइटर्स उन चीज़ों को समाज में देखते हैं और उन चीज़ों को चाहे कहानी के माध्यम से हो, उपन्यास के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से वो उसको कहते हैं, उसको लिखते हैं, ठीक है। कहानी, उपन्यास या फिर ये यात्रा वृत्तांत हो, चाहे आत्मकथा हो, उसके माध्यम से उसे लिखते हैं। फिर जब पाठक उन चीज़ों को पढ़ता है, पाठक उस तक पहुँचता है, तो पाठक भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हाँ, समाज में ऐसी चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों को दूर करना चाहिए, या फिर कोई अच्छी चीज़ है तो हमें उसे भी उस अच्छी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा करना चाहिए या उसे फैलाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से कुछ पूछना है यात्रा साहित्य में से तो पूछ लीजिए आप लोग, फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा रिपोर्टाज का। सिलेबस दोबारा देखना है, लो भी सिलेबस आ गया, ये रहा सिलेबस, ये रहा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यात्रा वृत्तांत जो मैंने बताया बहुत शॉर्ट है, ज़्यादा राइटर थे नहीं, मुझे लगता है मैंने जितने भी राइटर्स के नाम टोटल भी अगर मैं करूँ तो 15 to 20 राइटर्स थे, उनके बारे में ही बताना है। तो यात्रा वृत्तांत काफ़ी छोटा है। वैसे जहाँ तक इम्पोर्टेंट की बात है तो ज़्यादातर कहानी और उपन्यास में से मस्ट है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसको तो नहीं छोड़ना है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। एसएल की बुक है ये। अच्छा, एक चीज़ और, जब आप ये कंटेंट डाउनलोड करने के लिए जाएंगे, एसएल का जो कंटेंट है उसे डाउनलोड करने के लिए एसएल की वेबसाइट पर जाएंगे, मोबाइल में वो ठीक से डाउनलोड नहीं हो पाएगा, कि वो डाउनलोड का जो ऑप्शन है उसके लिए वहाँ पे 3 स्क्रोल हैंगे, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि कहाँ पे कैसे स्क्रोल करना है उसको। मैंने भी ट्राई किया था, हालांकि मैंने कर लिया था क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा, स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं इसको दोबारा ऑफ कर दूंगी तो फिर मैम को कनेक्ट करना पड़ेगा। मेरी स्क्रीन यहाँ से तो मैंने शेयर कर रखी है, काफ़ी लोगों को दिख रही है, बट कुछ लोग कह रहे नहीं दिख रही। दोबारा दिखाती हूँ मैं। ओके ओके, वेट मैं दोबारा से दिखाती हूँ इसको। एक बार में एक ही पेज शो होता है मेरे ख्याल से। ये है आपका ये है आपका सिलेबस। क्या आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है?
मुझे रिप्लाई कीजिए, आप लोगों को सिलेबस दिखाई दे रहा है? यार कोई तो बता दो, क्या आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? आपको जो मैंने सिलेबस यहाँ पर शेयर किया है, आप लोगों को शेयर हो रहा है? ओके। जितने भी लोग हैं इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दीजिए ताकि और लोगों तक भी ये शेयर हो जाए। मैं इसको अब हटा रही हूँ। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट ही बचे हमें क्लास ओवर होने में। तो छोटा सा टॉपिक है हमारा रिपोर्टाज का, वो हमें फटाफट कवर करना है। जिन लोगों को सिलेबस नहीं दिख रहा है, मैं बाद में उनको मैं व्हाट्सएप पे कर दूंगी, ठीक है? टेंशन मत लो आप इस चीज़ के लिए। टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि फिर बाद में ये रह जाएगा। अब हम आ जाते हैं रिपोर्टाज पे। रिपोर्टाज का अर्थ और उद्देश्य क्या है? रिपोर्टाज का जो अर्थ है वो है जीवन की सूचनाओं का कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए रिपोर्टाज का जन्म हुआ। रिपोर्टाज पत्रकारिता की ही विधा है। रिपोर्टाज जो वर्ड है वो फ्रांस की भाषा से आया, ठीक है? फ्रांसीसी भाषा से आया। वहाँ पे रिपोर्टाज कहा जाता था, फिर वहाँ से ये हिंदी में आया। तो ये यूज हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, तो यूरोप के जितने भी रचनाकार थे, राइटर्स थे उस टाइम के, उन्होंने अब जो एक पत्रकार होता है, एक जर्नलिस्ट होता है और एक साहित्यकार होता है, एक राइटर होता है, अगर ठीक है, लिटरेचर लिखने वाला, तो उन दोनों की राइटिंग्स में डिफरेंस होता है। पत्रकार जाएगा, वो क्या रिपोर्टिंग करेगा, वो टू द पॉइंट ऑफ फैक्ट के साथ अपनी रिपोर्टिंग करता है। इतने बजे ये हुआ, इस टाइम ये हुआ, ऐसे ऐसे घटना हुई, ये हुआ, एंड हो गया। लेकिन जब कोई साहित्यकार या कोई राइटर जाता है ऐसी जगह पर, तो वो कैसे लिखेगा उस चीज को? वो वहां पर फैक्ट उस तरीके से नहीं देगा। उस घटना, जो भी घटना घटित हुई है, उससे घटना से रिलेटेड व्यक्ति पे क्या बीती हुई, उसको क्या उससे परेशानी हुई, ठीक है, वो और उससे जुड़े अन्य व्यक्तियों को, आसपास के जो लोग हैं, उन पे क्या उसका प्रभाव पड़ा, यानी कि जो उसका एक भावनात्मक पक्ष है, जो उसका एक इमोशनल जो पक्ष है, उसके बारे में दिखाया जाता है रिपोर्टाज में। तो जो सेंस एक रिपोर्टर का, जो रिपोर्ट लिखने का सेंस है वो अलग है, एक राइटर का रिपोर्ट लिखने का सेंस अलग है। इसलिए जो पत्रकार रिपोर्ट लिखता है तो उसे रिपोर्ट बोलते हैं, लेकिन जब एक साहित्यकार रिपोर्ट लिखता है तो उसे हिंदी में उसे रिपोर्टाज कहा गया है, ठीक है? और इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो यूरोप के जो राइटर्स थे, उन्होंने जो वहाँ पे युद्ध के मैदान में जो चीजें हो रही थी, उन चीजों की साहित्यिक रिपोर्ट तैयार की थी कि कैसे लोगों ने अपने परिजनों को खोया, ठीक है? युद्ध में कोई किसी का सगा नहीं होता, सबकी हानि होती है, ठीक है? तो वहां पे लोग कैसे मरे, कहाँ बम गिरा, कैसे कोई बच्चा मर गया, ठीक है, कैसे कोई माँ मर गई और बच्चा अकेला रह गया छोटा, बहुत ही ऐसी चीजें हुई। तो इसीलिए ऐसा भी हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में कई लोगों ने बोल दिया कि हम भगवान को नहीं मानते। कई लोग ऐसे मिलेंगे, उन लोगों का भरोसा उठ गया भगवान से। उन्होंने कहा भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, हमारे पर इतनी विपत्ति आई, हमारा इंसानों ने तो साथ नहीं दिया, हमारा भगवान ने भी साथ नहीं दिया, हमारे इतने लोग उस युद्ध में चले गए। जो लोग बचे थे उन्होंने ये बातें की। तो इस तरह की बातें हमें कहाँ से पता लग रही कि वहाँ के साहित्यकारों ने ये चीजें वहाँ के लोगों से जुड़कर जानी और अपनी रिपोर्टाज में वो बातें कही, ठीक है? तो साहित्यिक संवेदनशील तरीके से, यानी कि जो इमोशनल पर्सपेक्टिव है जो उनका, ठीक है, उस पर्सपेक्टिव से जब कोई सच्ची घटना को लिखा जाता है,
तो उसे रिपोर्टाज कहा जाता है। हिंदी में जो उसका आरंभिक युग माना जाता है, इसकी शुरुआत जो है बताया मैंने कि यूरोप से हुई थी जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। हिंदी में इसका चलन कैसे है, हिंदी में ये कैसे आ गया? भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो हमारे देश के भी कई सारे, जैसे मैं बताया था, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने भी भेज दिया, भाई जाओ लड़के आओ, हमारा, हम इंडिया में रूल कर रहा है ना, हमारी तरफ से लड़के आओ। तो क्यों? अब हम अंग्रेजों के उस वक्त गुलाम थे। हम क्या थे? हमारा शासन दे दिया गया। कब दिया गया ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, ये सवाल मैंने भी आज एक जगह सुना, पढ़ा। आप लोगों को भी कहूंगी इसका आंसर ढूंढिएगा। हमें ये बताया जाता है कि हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, ठीक है? लेकिन हमारा देश गुलाम हुआ कैसे? हमारा देश परतंत्र कैसे हुआ? स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन परतंत्र कैसे हो गया था? वो कौन सी डेट थी? किसने किया था? किसने उन अंग्रेजों को यहाँ पे आने का, यहाँ पे रूल करने का किसने अधिकार दिया? वो तो थोड़े से लोग थे और यहाँ इतनी बड़ी आबादी थी, फिर भी उन लोगों ने यहाँ पे रूल किया। कौन सा टाइम पीरियड था? कौन से लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों को यहाँ पे बसने दिया और यहाँ पे रूल करने का एक अधिकार दे दिया कि हाँ ठीक है, तुम शासन कर लो? इस हिस्ट्री को अगर आपको इंटरेस्ट लगे तो ढूंढिएगा, ठीक है? और डेट अगर वो मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा। हम बात कर रहे हैं आरंभिक युग कौन सा था। तो जैसे और भी विधायकों के साथ हुआ कि उपन्यास जो है वो पश्चिमी राइटर्स है, अंग्रेजों का शासन था, वो अपनी चीजें यहाँ पे ला रहे थे कि वो चाहते थे कि जितने भी यहाँ के लोग हैं, जितने भी हमारे गुलाम हैं, ये हर चीज में हमारे गुलाम बने। ये सिर्फ हमारा काम करने के लिए हमारी गुलामी नहीं करेंगे, ये कपड़े भी हमारी तरह पहने, ये खाना भी हमारी तरह खाएंगे, ये हमारी तरह ही लिटरेचर भी हमारी तरीके का ही पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा कि इनकी इनकी जो रियल जो भारतीय संस्कृति है वो खत्म हो जाएगी। इन पे हम यूरोपीय जो हमारे कल्चर है वो इन पर हम लागू कर देंगे, तो हमारा कल्चर ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है? इनके अंदर ये भावना थी, इसलिए शिक्षा में भी इन्होंने यही किया। अंग्रेजी वो तो अभी भी चल रही है, खैर। हालांकि इसको अब प्रयास किया जा रहा है इसको ठीक करने का। अंग्रेजों ने तो बना दिया, लेकिन उसको ही फॉलो अप क्यों करवाया गया? इस तरीके के प्रश्न हैं जो मन में उठते हैं। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप लोग ढूंढने के प्रयास कीजिएगा। अब आते हैं जो हमारा ये रिपोर्टाज है, इसको एक नकल के तौर पर आप कह सकते हैं कि लोगों ने कहा कि भाई यूरोप के लोग तो लिख रहे हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वहाँ पे जो सैनिक मरे या फिर उन लोगों के साथ जो भी हुआ वो लोग लिख रहे हैं, हम भी लिखेंगे, ठीक है? तो सायास, तो उन्होंने इसी तरीके से सायास लिखा। हालांकि सेम उन्होंने युद्ध के बारे में नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने वो अपनी आंखों से नहीं देखा था, और अदर घटनाएं जो देश में हुई उसके बारे में उन्होंने सीधे सीधे लिखना शुरू किया। लेकिन इसका जो सही प्रादुर्भाव है, यानी कि सही विकास माना जाता है भारतेंदु से। भारतेंदु ने स्वयं 1977 में हरिश्चंद्र चंद्रिका एक मैगजीन थी, उसमें दिल्ली दरबार का वर्णन किया है, जिसमें रिपोर्टाज की झलक देखी जा सकती है। दिल्ली दरबार यानी कि जब शासन ब्रिटेन को दे दिया गया, जो हिंदुस्तान का शासन है ब्रिटेन को दे दिया गया, और कहा गया कि जो वहाँ के प्रिंस चार्ल्स हैं वो आएंगे और हम लोग उनका बहुत स्वागत करेंगे। यहाँ के लोगों ने सब, ठीक है, इंडिया के जो बड़े बड़े उस टाइम के लोग थे, उन लोगों ने कहा भाई अरे वाह, वो हमारे राजा जी हैं, वो आएंगे, हम उनका बहुत ही ग्रैंड वेलकम करेंगे। तो उसको बोला जाता है दिल्ली दरबार की। कैसे जो बड़े बड़े राजा भी थे वो कैसे चूहों की तरह उनके सामने दुम दबा के बैठे हुए थे। उस समय वैसे शासन मुस्लिम्स का था इंडिया में। मुस्लिम्स के बाद फिर अंग्रेजों का शासन आया, तो चाहे मुस्लिम शासक हो, मुस्लिम राजा हो, चाहे हिंदू राजा हो, जो भी राजा थे उस समय, सब हाथ बांध के उनके आगे सिर झुका के खड़े थे दिल्ली दरबार में, उनके आगे, ठीक है?
तो इस तरह की चीजें हुई। तो हरिश्चंद्र जो भारतेंदु है उन्होंने इस चीज को लिखा कि उन्होंने क्यों लिखा, ताकि लोगों के अंदर ये भावना जगे कि हमारा देश, ठीक है, हम इसके रहने वाले, हम यहाँ पर सब मेहनत मजदूरी करने वाले, सब कुछ करने वाले, लेकिन हमारा यहाँ का प्रॉफिट कौन ले जा रहा है? अंग्रेज ले जा रहे हैं। फिर भी क्या हो रहा है, हम यहाँ उनका वेलकम कर रहे हैं, ग्रैंड वेलकम हो रहा है जी उनका। तो ये सब चीजें उन्होंने अपनी रिपोर्टाज में लिखी। फिर भी जो है प्रथम, ये एक प्रयास माना जाता है रिपोर्टाज का, प्रथम प्रयास किया शिवदान सिंह चौहान ने लिखा लक्ष्मीपुरा के नाम से, एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। फिर उन्होंने दूसरा रिपोर्टाज लिखा मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट थे उसके रिपोर्टाज के। रांगे राघव सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं रिपोर्टाज लेखन में। इन्होंने रिपोर्टाज लिखा तूफानों के बीच 1946 में, यानी स्वतंत्रता से 1 साल पहले ही तूफानों के बीच में रिपोर्टाज लिखा। इसमें बंगाल के अकाल का मार्मिक वर्णन किया गया। एक बार बंगाल में 1946 से थोड़ा पहले 45 में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, कई सालों, उससे मतलब वो कई सालों तक अकाल पड़ा, बाद में लिखा है इन्होंने। उस अकाल में, जैसे मैंने पिछली शायद क्लास में भी उसका वर्णन किया था, उदाहरण दिया था कि लोग एक दूसरे को बेच दे रहे थे, बाप अपना बच्चा बेच दे रहा था कि मुझे रोटी मिल जाएगी खाने के लिए, ठीक है, ऐसे ऐसा हो रहा था, इंसान इंसान को मार के खा जा रहा था, बहुत भीषण तरीके का अकाल पड़ा था, ठीक है। और उनकी कैसी क्या हालत थी वो सब इनकी रिपोर्टाज में मिलता है। फिर है स्वतंत्रता के बाद का युग। ये तो स्वतंत्रता से पहले लिखा था, स्वतंत्रता के बाद, स्वातंत्र्योत्तर, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद के युग में क्या लिखा गया, तब रिपोर्टाज लेखन का चलन जो है थोड़ा बढ़ गया और उसके नए नए जो डिफरेंट स्टाइल जो है वो आने शुरू हुए सामने। तो ये है, कुछ ही है इसमें, मैं फटाफट पढ़ दे रही हूँ इसे। रामनारायण उपाध्याय कृत अमीर गरीब रिपोर्टाज संग्रह में व्यंग्यात्मक शैली को आधार बनाकर समाज के शाश्वत विभाजन को चित्रित किया गया है। पणेश्वर नाथ रेणु, ये इम्पोर्टेंट है, बिना लिखे मत आना अगर ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। एक था रांगे राघव और ये पणेश्वर नाथ रेणु के रिपोर्टाज, रेणु की रिपोर्टाजों ने इस विधा को नई ताज की थी। ऋण जल धन जल, बिहार में जो बाढ़ आई थी, ये गलत लिखा है, अकाल नहीं आया था, बिहार में बाढ़ आई थी, उसकी अभिव्यक्ति ऋण जल धन जल में मिलती है। और नेपाली क्रांति कथा में नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन, तो ये सब रिपोर्ट्स उन्होंने लिखी। तो किस तरह से वहाँ हर साल जैसे बाढ़ आती है, तो रेणु ने लिखा कि बाढ़ तो आती है तो सरकार उस समय क्या करती है, इस चीजों का वर्णन है। और सरकार तो करती है, लोगों का एक दूसरे से किस तरीके का पर्सपेक्टिव बन जाता है। तो उसमें एक सीन में मैंने ये विकास पढ़ा है, उसका एक मैं सीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसमें क्या होता है, पूरे 1 फ्लोर तक पानी भर गया है, अब आप उतर के नीचे जा नहीं सकते कि आपको कोई घर में सामान चाहिए खाने का, राशन खत्म हो गया या गीला हो गया, पानी में सड़ गया, अब आपको खाने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है। और लोग भी भाई चंदा लगा के, भाई अब बिहार में अकाल आया है तो लोग भेज भी रहे हैं, पंजाब से अनाज भेजा गया और जगह से अनाज भेजा गया, कहाँ भेजा गया, गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट को क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो हेलीकॉप्टर से छत पे खाने के पैकेट्स गिराए जाते थे, ब्रेड का पैकेट है, ठीक है, या और भी चीजें हैं, तो पैकेट बना के छतों पे फेंके जाते थे। तो क्या होता है उसमें, एक आमने सामने का घर होता है, हेलीकॉप्टर आता है, ठीक है, तो एक घर में पैकेट गिरा जाता है, दूसरे घर में नहीं गिरते पैकेट, तो उनको लगता है कि यार उनके घर में सारे ही पैकेट गिरा दिए, हमारे यहाँ तो एक भी नहीं आया। तो बहुत उन दोनों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में लड़ाई का सा माहौल हो जाता है। तो ये इनकी रिपोर्टाज में दिखाया गया है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा है, मैं उस तरीके से नहीं बता पा रही हूँ, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ के ही बहुत हंसी आएगी। इसके अलावा भदंत आनंद कौशल्यान ने लिखा देश की मिट्टी बुलाती है, धर्मवीर भारती ने युद्ध यात्रा, शमशेर बहादुर सिंह का प्लॉट का मोर्चा, ये भी क्या है, ये
रिपोर्टाज, ठीक है, ये इन्होंने रिपोर्टाज लिखे थे। तो अपने समय की समस्याओं से जूझती हुई जनता के बारे में हमारे लेखकों ने रिपोर्टाज में हमारे सामने प्रस्तुत किया, ठीक है, लेकिन इस विधा को वो ऊंचाई नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी। मैंने ये आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये विधाएं हैं, चाहे वो रिपोर्टाज हो, चाहे वो यात्रा साहित्य हो, इन विधाओं को उतनी ऊंचाई नहीं मिली। लोगों ने इन चीज़ों के बारे में मतलब इस विधा में बहुत कम लिखा इसलिए बहुत एक अच्छा राइटर नहीं मिल पाया। जैसे कहानी में हम प्रेमचंद का नाम लेते हैं तो उनके नाम के आधार पर ही हमने युगों का डिवाइडेशन कर लिया कि प्रेमचंद के पहले का युग प्रेमचंद का युग और प्रेमचंद के बाद का युग, क्योंकि वो इतने अच्छे राइटर थे। लेकिन इतने अच्छे राइटर यात्रा वृत्तांत में या फिर रिपोर्टाज में नहीं आ पाए, या इन विधाओं को उतने ज़्यादा कह सकते हो कि आप पाठक नहीं मिल पाए उतने ज़्यादा, ठीक है। और आज के उसमें हम कहें तो YouTube में बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं मिल पाए, तो इस वजह से ये चीज़ें चल नहीं पाई, ठीक है, इनका चैनल ये चल नहीं पाया, ये विधा कम लोगों तक ही सीमित रह गई। तो इस तरह की चीज़ें रही। आज के 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए फटाफट से। आत्मकथा हो गया है, यात्रा वृत्तांत हो गया है और रिपोर्टाज आज हमने पढ़ लिया है। तीनों में से किसी चीज़ पर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को मुझसे पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है इसका मतलब अगर मैम सिलेबस क्या है वो समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ आप ग्रुप में शेयर कर दें। हाँ ठीक है, सिलेबस मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। मैम इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस सिंपली आ सकते हैं कि यात्रा वृत्तांत के विकास के बारे में बताइए, ठीक है, रिपोर्टाज के विकास के बारे में बताइए। वैसे मैं अगर मेरी मानोगे तो रिपोर्टाज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कहानी उपन्यास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। या और आत्मकथा को भी इम्पोर्टेंट मान सकते हो, थोड़ा बहुत आत्मकथा में से भी आ सकता है। विकास के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा कि आत्मकथा का विकास कैसे हुआ, यात्रा संस्मरण यात्रा वृत्तांत का विकास कैसे हुआ, रिपोर्टाज का विकास कैसे हुआ, तो आप चीज़ें बताते जाओगे। कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा है मैम कहानी उपन्यास और आत्मकथा तीनों एक ही तरह के लग रहे हैं, सिमिलर ही लग रहे हैं। सिमिलर नहीं है, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। कहानी जो होती है उसमें अपना कोई कैरेक्टर नहीं होता, उसमें आप कहीं से भी कोई सा भी कैरेक्टर उठा सकते हो, ठीक है, और उस कैरेक्टर को आप किसी भी तरीके का अच्छा भी दिखा सकते हो, बुरा भी दिखा सकते हो। उपन्यास में और कहानी जो है वो किसी छोटी घटना पे बेस्ड होती है, जबकि उपन्यास जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है। उसमें आप समझ लो बचपन से लेकर आप किसी के मरने तक की कहानी दिखा सकते हो उपन्यास में, इतना लेंथी कर सकते हो उसको। लेकिन कहानी में ऐसा नहीं कर सकते आप, कहानी को आपको शॉर्ट में रखना होगा कि वो 4 पेज की हो बस, वरना तो उससे पढ़ेगा ही नहीं कोई कहानी समझ के, तो वो उपन्यास हो जाएगा। अगर आप उसे 50 पेज का 150 पेज का कर दोगे तो उपन्यास हो जाएगा वो। आत्मकथा में क्या डिफरेंस है? आत्मकथा में आपको खुद के बारे में लिखना होता है। आत्मकथा में आप कुछ आर्टिफिशियल तरीके से कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर उसमें आपने कुछ आर्टिफिशियल चीज करने की कोशिश की तो वो आत्मकथा नहीं होगी।
तीनों में बहुत डिफरेंस है, आप सिमिलर कैसे कह रहे हैं? चलिए क्लास ओवर होती है, हम तीनों टॉपिक कवर कर चुके हैं। आप लोगों की क्वेरीज मुझे और मुझे नहीं लगता कोई पूछ रहा है, तो यहीं पे क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। और अगली क्लास हमारी है 1 तारीख को सेम टाइम पे, ठीक है? फिर मिलते हैं, बाय। थैंक यू मैम, मैं फिर क्लास आपकी ओवर कर देती हूँ। ओके मैम। ठीक है मैम, क्लास एंड कर दूँ? ओके।